तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि आज क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम कभी भी खुलकर ग्रुप में नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर होता है अपने घर का। पर फिर भी अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो इस सेशन के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या ऑडियोज भेज सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों से बात की है जो इससे गुजर रहा है, पर शॉर्ट ऑडियोज भेजिएगा या टेक्स्ट मैसेज करिएगा। अगर मैं आप लोग की कुछ गाइड कर सकी आपको तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी। बस हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप अपनी पावर को समझिए, अपनी सोल के पर्पस को समझिए। बेचारे बनकर इस दुनिया में नहीं रहना है, हम को क्रिएटर बनने आए हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने योर सोल गिफ्ट आप लोग के साथ शेयर किया था, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की बुक, जब ये वाली बुक मैं पढ़ना शुरू करी तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उनके लिखने का पैटर्न पूरा चेंज हो गया था। जब पुरानी बुक में पूरे समय वो कर्मा और कार्मिक बॉन्ड्स को लेके बात कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ वो लर्निंग की बात कर रहे थे। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ शुरू में, पर धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते गई मैं समझने लग गई। और फिर जब प्रदीप सर से मैंने रिलेशनशिप समझा और उनसे डिस्कस किया तो मुझे लगा कि वाकई शायद हम हर चीज को कर्मा से जोड़ के कर्मा के लिए डर पैदा कर लेते हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी क्योंकि कई लोग ने नहीं देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो सोल का मेन 3 एजेंडा होता है। एक होता है कर्मा का बैलेंस या रिलीज करना, दूसरा होता है हमारा हीलिंग। हीलिंग का अर्थ होता है कि जितने भी हमारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं जिसको हम लेकर चले गए हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वहां पर कुछ हद तक के तो हीलिंग होती है, पर पूरी हीलिंग हमको अर्थ पे ही आके करनी है। वो घाव है हमारी आत्मा के ऊपर जिनको हमको हील करना है। तो पहला कर्मा, फिर हीलिंग और तीसरा सर्विस। सर्विस के लिए भी बहुत सी आत्माएं बहुत सारे प्लान को चुनती हैं, पर आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ 3 एजेंडा लेकर ही हम प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं। हम प्री बर्थ प्लानिंग बहुत सी चीजों के लिए करते हैं। कोई क्वालिटी हमको अपने में डेवलप करनी रहती है, उसके लिए भी हम कोई एक ऐसा जाल बुनते हैं जो यहाँ पृथ्वी पर वो बहुत आश्चर्यजनक खराब लगेगा, पर सोल के पर्पज से वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। किसी क्वालिटी में जब हमको मास्टर बनना होता है तभी भी हम बहुत से चैलेंजिंग सिचुएशंस को लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फॉरगिव सीख ली, पर मान लीजिए मुझे फॉरगिव की भी मास्टरी नहीं हुई है, मैं परफेक्ट नहीं हुई हूं, तो मैं और टफेस्ट लेसन लेते रहूंगी, अपनी जिंदगी में चुनौतियां लेते रहूंगी ताकि एक ऐसा टाइम आए कि मैं पूरी तरीके से मेरे बीइंग में, मेरे पर्सनालिटी से वो फॉरगिवनेस होने लग जाए। फिर हर एस्पेक्ट में हो, चाहे रिश्तों में होगा तब भी मैं माफ करूंगी, चाहे कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे धोखा देगा या चीट करेगा तब भी मैं माफ करूंगी। हम यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशनल व्यू से देखते हैं, जबकि जब सोल चुनती है लेसन तब वो मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर एस्पेक्ट के चारों तरफ से हर तरीके से वो अनुभव करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 3 रीजन, हम क्वालिटी भी लेने आते हैं, क्वालिटी को मास्टर करने भी आते हैं, या कभी कभी हमको इच्छा होती है कि हम एक नई एक्सपीरियंस को लें। जैसे मैंने होमोसेक्सुअलिटी में बताया था कि माइक ने सिर्फ इसलिए होमोसेक्सुअल बनना चाहा था कि उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके में क्यों इतना इमोशनल बॉन्ड होता है। तो अनंत संभावनाएं हैं इस ब्रह्मांड में। आप कभी भी कोई रिलेशनशिप पे या कोई सोल लेसन्स पे आप एक बुक नहीं लिख सकते। करोड़ों संभावनाएं हैं जिसके कारण आत्मा अपने प्लान को चुनती है। पर हम ये सब क्यों सोचें? हम सिर्फ सोचे कि अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में मेरे साथ सिचुएशन है उसके साथ मैं कैसे डील करूं। तो फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगी फ्रेंड्स कि हम जब यहाँ आते हैं
तो हमारी पूरी सोल हमारे साथ नहीं आती है। जब भी हम पर्सनालिटी और सोल के बारे में बात करते हैं तो कई लोग, आप लोगों में से कंफ्यूज होते हैं कि आप ही तो कहते हैं कि हम आत्मा है, तो फिर पर्सनालिटी कहाँ से आ गई? सोल एक हमारा वो कॉन्शियसनेस है हमारा, जहां पे हमारे कई कई जन्म हुए हैं। नीता थी, नीता के पहले हो सकता है कि किरण रही हो, मधु रही हो, या कोई एक मेल मेंबर रही हो। अनंत जन्मों के बाद वो अभी नीता बन के आई है। तो पर्सनालिटी के रूप में मैं नीता हूं, पर मेरी जो सोल है वो पूरी एक अनुभवों का जोड़ है, उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो जब सोल रहती है वो अपने लिए पर्सनालिटी चुन के अर्थ पे भेजती है कि ये लेसन है, तुमको करना है। पर होता क्या है, हम जैसे यहाँ पे आते हैं, अपने प्लान को तो हम भूल जाते हैं, पर अपने शरीर की इच्छाओं के लिए भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। मोह और कोई भी डिजायर हो, चाहे फूड की हो, सेक्स की हो, किसी की भी हो, वो सब डिजायर हमारी बॉडी की रहती है, मतलब वो पर्सनालिटी की रहती है। तो जो भी पर्सनालिटी सीखती है यहाँ पे, जो व्यक्तित्व के रूप में नीता सीखेगी, वो मेरे सोल में जाके जमा होगी। पर सफरिंग जो मैं सह रही हूँ, वो आत्मा महसूस कर रही है कि नीता को ये पेन हो रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ पूरे समय कनेक्टेड है। वो देख रही है कि उसको पेन हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है सिचुएशन में। पर जब वो विजडम को कलेक्ट करके रखती है तो वो पेन को नहीं रखती है, क्योंकि सोल के लिए एक जीवन एक बुक के एक चैप्टर के समान है। तो वो पेन्स नहीं रखती है, सिर्फ हमारे विजडम को रखती है। तो जो भी हम सीखते हैं वो हम अपनी सोल के लिए एक गिफ्ट देते हैं। तो अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग लर्निंग्स हैं। तो यहाँ पर इस बुक को स्टार्ट करते हुए रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बहुत अच्छे से बताया है कि आप ये मत समझिए कि आप एक प्लान लेके आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बनी और मैं किसी और पार्टनर को चूज करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फिर मर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। हम नींद में एस्ट्रली जाके एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं। तो हमारे पास प्लान बहुत सारे रहते हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है कि जब भी सोल प्लान करके आती है तो वो सिर्फ ए प्लान लेके नहीं आती है। जैसे हम अर्थ पे लीनियर चीज को देखते हैं कि ए प्लान लेके आ गई, यही हस्बैंड रहेगा, यही पड़ोसी रहेगा, यही फ्रेंड रहेगा। नहीं, हमारे पास प्लान्स के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बी सी डी ई, इतने होते हैं कि जितना ह्यूमन ब्रेन समझ भी नहीं सकता। तो जो प्लान ए रहता है वो हमारी सोल के द्वारा डिजाइन किया गया रहता है कि ठीक है नीता बेटा, तुमको ये समझना है, ये करना है। ठीक है, उसने मुझे प्लान बना के हम लेके आ गए। मैं बार बार अपने ऊपर ही क्यों लेती हूँ भाई, मैं किसी और के ऊपर लेती हूँ। कोई व्यक्ति अपना सोल प्लान लेके आ गया, सिर्फ वही लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने सोल प्लान ए को जो सेंट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, बहुत हाईली इवॉल्व होते हैं। क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि वो अपने सोल से कनेक्टेड है। उसको ये करना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो सोल से पूरे टाइम गाइड लेके अपने ऑप्शन को, अपने रास्ते को चुनते रहेंगे। पर हम लोग जो लेमैन है, ईगो और डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के कारण हम पूरे समय डिसीजन लेते हैं अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रही हूँ, सज्जन सांगत्य कर रही हूँ, तो मैं डिसीजन हमेशा अच्छा ही लूंगी अपनी सोल से कनेक्ट होकर। पर यदि कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन है और अपनी आत्मा से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत दूर से उसको वास्ता नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार लो वाइब्रेशन के डिसीजंस लेते रहेगा। तो ये एग्जीक्यूट कौन कर सकता है अच्छे से? जो टोटल एक्सेप्टेंस में हो, जो भी हो रहा है मेरे साथ बिल्कुल सही हो रहा है, मैंने ही चुना है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है। क्योंकि जब आप समझेंगे कि जो भी चीज हो रही है मेरे अच्छे के लिए ही हो रही है, तब रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं अगर आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है जो भी सिचुएशन है और ग्रैटिट्यूड है, तब आप इतनी इस पूरे ब्रह्मांड की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें से आप सबसे बेहतरीन अपने लिए ऑप्शन चुन पाएंगी, जिसमें आपकी हीलिंग है, आपके पास एबेंडेंस रहेगा। एबेंडेंस सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, लव, हेल्थ, हर चीज में रहेगा। आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन बहुत मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल
क्लैरिटी आ जाएगी। तो है तो हमारे पास बहुत सारे प्लान्स, और हमारा जीवन गतिशील है, फ्लूइड है, बिल्कुल भागते रहता है। हम जिस तरीके से ले जाएं, तो हमको अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही हमको फ्री विल से हम चुन सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि फ्री विल क्यों दी जा रही है? तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं अगर फ्री विल नहीं देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान रहेगा, बस आए और करके जाए, लर्निंग कुछ भी नहीं रहेगी, हम एक ऑटोमेटिक मशीन बन के रह जाएंगे। इसीलिए अनंत हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल भी कहाँ पे लिमिट होती है वो मैं एंड में बताऊंगी। तो हमारे पास फ्री विल है ताकि हम अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम चुनते जाएं। आप समझिए कि आप कोई भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप एक ऐसे दोराहे पर हैं जहां पे बहुत सारी रास्ते जा रहे हैं। आप अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उस रास्ते को चुनते हैं और वहां से आगे बढ़ते जाते हैं। पैरेलल लाइफ के बारे में बताई थी, मुझे लगता है कि अभी उसके बारे में नहीं बताऊं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज न हो जाएं, क्योंकि कुछ एक लोग नए लोग भी होंगे। तो चलिए आप अपने वाइब्रेशन के अनुसार ही चुनेंगे। तो ये जो बुक उन्होंने लिखी है उसमें बिल्कुल वैसे ही चैनलिंग और मीडियम का सहारा लिया है, जिसमें आरोन है, कॉर्बी है, बारबरा है, पामेला है, उनकी वाइफ ने भी उनको बहुत साथ दिया है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की नाम भूल गई। और एक नया चैनलिंग भी किया है उन्होंने, जिसको उन्होंने डिवाइन मदर कहा है। ये मदर मैरी और क्वान यंग का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एनर्जी है। बहुत सारी जो हाई इवॉल्व सोल्स हैं उनकी एनर्जी एक ग्रुप एनर्जी के रूप में काम करती है अर्थ के इवोल्यूशन के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये सबके हैं। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगी क्योंकि 1 घंटे में मुझे सब कुछ खत्म करना है। आज ही मुझे इसका पीडीएफ मिला है, जबकि मैंने किंडल खरीदा था। तो आज मैं इस सेशन के बाद इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। मैंने सबसे पहले माही को भेजा क्योंकि माही को पढ़ना है और आपको और समझाना है। 2 चैप्टर उसी को देने वाली हूं मैं। तो मैं आप लोग को चैनलिंग किस किस के द्वारा हुई, क्या क्या हुई, कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग समझ सके, और जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए मैं बैठी हुई हूँ। तो आज हम इसका चैप्टर ले रहे हैं इनफिडेलिटी, बेवफाई। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताकर इनफिडेलिटी को डिफाइन किया है, पर मैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप पे भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एम्पावर वुमेन बोल रहे हैं तो हमारे साथ वो भी हैं जो अभी शायद ब्रेकअप से गुजर रहे हों या गुजर चुके हों। तो उनको भी इस टॉपिक से समझ में आना चाहिए कि उनकी लर्निंग क्या है और वो बदलना चाहते हैं अपने आप को या नहीं। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं लोगों के जो मुझे फोन में बात करके इसके बारे में हमेशा गाइडलाइन लेते रहते हैं। जब मैं बोलूंगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सनली मत लीजिए। आत्माएं सिर्फ अपने अनुभव से नहीं सीखती हैं, आत्माएं दूसरों के अनुभव को सुनकर समझकर भी सीखती हैं। तो आप सभी लोग जो मुझसे शेयर करते हैं, मैं उसको समझना चाहती हूँ, और आप लोगों के अनुभव को आपके नाम के द्वारा नहीं, परंतु उसको एक्सपीरियंस के तौर पे लोगों को समझाना चाहती हूँ कि उनको क्या नहीं करना है। तो इस सेशन को कोई भी पर्सनली नहीं लेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाहे आप जूम में जुड़े हों न जुड़े हों, जो भी मुझसे शेयर किया है अभी तक के, वो सब मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं या देखेंगे, तो कोई भी पर्सनली नहीं लेगा। तो हम इनफिडेलिटी को पूरे तरीके से लेते हैं कि इनफिडेलिटी है क्या। जब भी कोई प्यार का कमिटमेंट होता है, जहां पे एक वचनबद्धता होती है, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद, उसमें से अगर एक पार्टनर आपके प्यार को विश्वासघात करके चला जाए तो उसे हम बेवफाई कहते हैं। यहाँ पे मेल मेंबर्स को ही है, मैं यहाँ पे फीमेल की बेवफाई नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कहा कि सर्वे के द्वारा हमको मालूम चला है कि ये जो मोनोगैमस रिलेशनशिप है, क्योंकि वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं,
कि अगर मोनोगैमस रिलेशनशिप मतलब एक स्त्री विवाह जो होता है उस रिलेशनशिप में से हर 5 में से एक इंसान अपनी पार्टनर को चीट करता है, और यदि और सर्वे किया जाए और बताया जाए कि कुछ टाइम के लिए कब वो अनफेथफुल रहे थे अपने पार्टनर के साथ, तो 50% लोग बदमाशी किए थे अपनी पार्टनर के साथ। बहुत प्लेफुली आप इसको लीजिए, इस चैप्टर को। कोई सीरियस होके बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं बैठ के सुनना है, क्योंकि इसमें पूरा बताया गया है कि लाइफ आपको एक खेल की तरीके से लेनी है। ये बेवफाई को भी एक खेल की तरीके से लीजिए, क्योंकि आप खेलने ही आए हैं यहाँ पर। तो कोई भी सीरियसली होके नहीं सुनेगा मुझे, है ना, क्योंकि आप लोग सीरियस होंगे तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एनर्जीज अच्छी आनी चाहिए आप लोगों से मुझे, है ना। तो 50% लोग अपनी वाइफ को चीट करते हैं। जब बेवफाई होती है तो ट्रस्ट लॉस हो जाता है, जबकि प्रेम का, चाहे विवाह के पहले हो या बाद में हो, 2 ही चीजों पे निर्भर होता है, लव एंड ट्रस्ट। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किया जाए, गुस्सा बहुत आता है, विश्वासघात की जो पीड़ा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो छूट गया रहता है पार्टनर, जिसको छोड़ के चले जाता है, उसको हमेशा अपर्याप्तता का अनुभव होता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं था, शायद मैं लायक नहीं था। तो जो जिसको छोड़ के गया है वो तो दुखी है, पर जो छोड़ के चला गया है वो भी बहुत खुश नहीं है। रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गिल्ट और आत्मघृणा रहती ही है, वो भी बोझ से दबा रहता है, चाहे वो सामने कितना भी दिखा दे वो खुश है, पर कहते हैं ना कि जमीर उसको चोट पहुंचाता ही रहेगा। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि क्यों हम सोच सकते हैं कि इतनी प्यारे रिलेशनशिप में धोखा खाना क्यों आत्मा चुनेगी, और धोखा देना क्यों चुनेगा। जब हम आत्मा है ही प्रेम देने और लेने आते हैं, तो हम ऐसे प्लान क्यों चुनेंगे कि मैं अपनी वाइफ को चीट करूंगा और उसको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्यों चुनते हैं। तो हमको पूरे समय यही समझना चाहिए कि हम जो भी ये सीख रहे हैं वो 2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव से ऊपर जाके मल्टी डायमेंशनल सोल की तरफ से हमको समझना है। इसमें एक कहानी दी हुई है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज हमेशा एक कहानी देते हैं, वो हजारों पे पास लाइफ रिग्रेशन और चैनलिंग करते हैं, पर जो कहानी उनको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगती है उस कहानी के जरिए बताते हैं। सेशन के पहले भी मैंने कहा कि जैसे वो एक कहानी के रूप में बता रहा है, एक कहानी आपकी लाइफ से बिल्कुल मेल नहीं खा सकती, और जो मैं बता रही हूं आपको प्रदीप सर का नॉलेज और रॉबर्ट श्वार्ट्ज से या मेरी लाइफ के अपने अनुभवों का जो मैंने देखा है, वो भी आपके ऊपर अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। अनंत संभावनाएं हैं, सिर्फ एक गाइडलाइन के रूप में आप सुनते रहिएगा, अपने आप को उससे जोड़कर मत देखिए। आपकी लर्निंग आपके मेडिटेशन में आपके हायर सेल्फ के द्वारा ही दी जा सकती है, और इस दुनिया में ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति कोई गुरु ऐसा नहीं है जो आपकी लर्निंग आपको बताए। तो यहाँ पर एक जो कहानी बताई गई है ट्राइसिया की है, वो 70 ईयर्स की है। उसके हस्बैंड बॉब की डेथ हो चुकी है और वो इनफिडेलिटी से गुजर चुकी है। जब वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज से मिलती है तो वो काफी हद तक के अपने हस्बैंड को अपनी बेवफाई के लिए माफ तो कर चुकी है, परंतु अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं है। अपनी जर्नी बताती है वो रॉबर्ट को कि लेट 30s में वो अपने पार्टनर से पहली बार मिली थी, डेट पर गए थे, दोनों का बहुत प्यार होता है। बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि पहली बार उसको किस करता है, फिर प्रपोज करता है, और इस रिलेशनशिप के 4 महीने के अंदर ही दोनों का विवाह हो जाता है। बहुत खुश से रहते हैं, बहुत अच्छी लव की बॉन्डिंग है, और दोनों के बीच में कोई भी ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे तब तक। 17 ईयर्स हो जाते हैं उनकी मैरिज को। एक दिन बॉब कॉन्फ्रेंस से लौटता है और बड़ा खुश होकर बताता है कि आज क्लायर, नाम उनके बड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसकी ऑफिस में काम करती थी एक लड़की, क्लायर ने मुझे आज नोट भेजा है, एक छोटा सा चिट भेजा है, मैं बहुत खुश हूं, बताते रहता है। तो क्लायर के बारे में पहली बार बॉब ने कुछ शब्द कहा। क्लायर के बारे में ट्राइसिया जानती थी, क्योंकि उसके ऑफिस के लोगों ने बता चुके थे कि उनकी ऑफिस में एक न्यू कलीग
आई हैं एक एम्प्लॉय, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल, सिंगल, एथलेटिक है, और पर पहली बार बॉब ने कहा था ये शब्द। तो वो कहती है कि तुम इतने क्यों खुश हो, सिर्फ उसने तुमको एक नोट भेजा और तुम इतने खुश हो। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। 17 साल में कभी भी बॉब ने ऐसा गुस्सा नहीं किया था। वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और वो क्यों इतना गुस्सा हुआ। उसके बाद वो ध्यान देना शुरू करती है कि कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज मिलते हैं जिससे अब मैं नहीं बता सकती, कुछ उसको ऐसे क्लूज मिलते हैं, कुछ प्राइवेट। तो वो कैसे पूछे, उसको शर्म आती है अपने हस्बैंड से पूछते। फिर मुझे लगता कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे, वो चीट नहीं करेंगे मुझे। फिर एक दिन एक मीटिंग से रात को लौटता है और जब ट्राइसिया अपने हस्बैंड को जाके हक करती है तो उसको एक लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम मेल परफ्यूम लगाती हो, ये फीमेल की। तो वो बहुत डर जाता है बॉब। वो कहता है कि हाँ, मैं जब वो मीटिंग में गया था तो काफी वेट्रेस और मेरे कलीग्स लोग मुझे हक कर रहे थे, तो शायद उनकी ही कोई स्मेल तुमको आई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हिंट्स मिलते जा रहे थे। फिर ये वाला इंसिडेंट होता है। इसके बाद ट्राइसिया को कई बार सपने में आता था कि बॉब उसको कह रहा है कि मैं क्लायर को प्यार करता हूं, तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो एक डर, एक और ये जो डर था वो हम बाद में देखेंगे कि ये डर उसके पिछले जन्मों से आया था। अबेंडन होने का डर, छोड़े जाने का गम हम कैरी करके कई कई जन्मों तक कैरी करके रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो उसको नाइटमेयर आते हैं, वो अपने हस्बैंड को भी बताती है। फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीतते हैं, उसको काफी हिंट्स अगर मिलते थे पर वो इग्नोर करते रहती है। और काफी समय के बाद उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है जॉब में, तो मैं दूसरी जगह अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी सिटी में। और दूसरी सिटी में उन लोग मूव ऑन कर लेते हैं और वहां पर अच्छे से रहने लग जाते हैं। 17 ईयर्स के बाद क्लायर आई थी उसकी लाइफ में। फिर अब ये दूसरे शहर चले गए, वहां पर 10 ईयर्स हो जाते हैं। बिल्कुल न क्लायर के बारे में कोई बात निकलती है, न कुछ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है, वही प्यार, वही बॉन्डिंग, सब कुछ। एक दिन शाम को ट्राइसिया अपना बेड बनाते रहती है और बॉब जर्नल लिखते रहता है। अचानक इसको गट फीलिंग आती है, इसको अचानक ऐसा लगता है कि मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ इमोशंस मेरे बाहर निकल रहे हैं और गुस्सा आ रहा है। तो वो जोर से चीख के पूछती है बॉब से कि बॉब, मुझे सच्ची बताओ कि क्लायर के साथ तुम्हारा क्या संबंध था और वो क्यों हो रहा है, उसे खुद भी नहीं मालूम। पर वो जोर से चिल्लाती है, जब पूछती है तो बॉब डर जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने उसको किसेस वगैरह किए हैं। तो वो जोर से फोन उठा के अपने हस्बैंड के ऊपर फेंकती है और कहती है कि यही नहीं, मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि तुम्हारा उसके साथ कैसा संबंध था। अब बॉब को लगता है कि बताना ही उचित है, क्योंकि वो इतने सालों के बाद अगर पूछ रही है तो जरूर कुछ अंदर से इसको फील हो रहा है। बॉब सब बताता है कि मेरा उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और हमारे संबंध थे। और ये जब सुनती है ट्राइसिया तो उसको बहुत दुख लगता है, क्योंकि अपने हस्बैंड को शेयर करना कोई भी नहीं चाहता। बहुत गुस्सा होती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है। पर जब वो चीखती रहती है तभी भी उसके अंदर से एक आवाज आती है कि होल्ड हिम, जस्ट लव हिम। उसको लगता है पागल हो गई है, जो मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, जो इंसान को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी, जिसको इतना प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया, और अंदर से आवाज आ रही है कि उसको प्यार करो, उसको पकड़ लो। नहीं, उसको चिल्लाते रहती है। और ये उसके रोजमर्रा का काम हो जाता है। रोज ट्राइसिया अपने हस्बैंड को ह्यूमिलिएट करती है, इंसल्ट करती है। जब भी उसको इंसल्ट करती है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता है, उसको बहुत पश्चाताप होता है। वो कहता है कि मैंने गलती कर लिया ट्राइसिया, और तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है ट्राइसिया कि मैं तुम्हारी मृत्यु चाहती हूँ। ऐसे ही करके 6 महीने बीतते जाते हैं। 6 महीने के बाद अचानक बॉब बीमार पड़ जाता है और उसको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है। हॉस्पिटल में उसको नहीं रख सकते तो घर में ही ट्राइसिया रखती है। पर जब वो बीमार पड़ता है तो सारा जो उसके लिए नफरत थी, जो गुस्सा था, वो सब कुछ हट जाता है। बिल्कुल अपने
प्यार की वैसे ही देखभाल करती है जैसे वो पहले करती थी। लिविंग रूम में ही उसके लिए एक हॉस्पिटल बेड लगा देती है, उसके साथ पुराने फोटोज देखती है, हंसी मजाक करती है और पुरानी यादें करती है। और जो क्लायर की बात थी उसको याद करके वो लोग हंसते हैं, क्योंकि जब एक टाइम पीरियड बीत जाता है और जब उस दुख की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो वो एक सपने के समान आपके लिए एक मजाक ही बन जाता है। तो वो कहती है कि जैसे जैसे हम फोटोज देखते गए और सब कुछ, ये टाइसिया बता रही है ना उसको, रॉबर्ट को, आप लोग सो तो नहीं गए ना? तो जितना उन लोग याद करके प्यार करते थे उतनी ही उनकी हीलिंग होते रहती है। बॉब की मृत्यु के थोड़े दिनों पहले उसको रियलाइज होता है कि बॉब ने जो भी किया वो माफ करने के लायक है। और वो बॉब को जाके कहती है कि मैंने, तुमने जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया मैं तुमको पूरी तरीके से माफ करती हूँ। जब वो कहती है तो कह बताती है ट्राइसिया कि पहली बार मैंने बॉब के आंखों में वो प्यार देखा था, वो अनकंडीशनल लव देखा था जो पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि इतना होने के बाद भी अगर वाइफ माफ कर देती है तो बॉब को भी एक ग्रैटिट्यूड और अनकंडीशनल लव ही आएगा उसके लिए। फिर उसके 3 महीने के बाद, डायग्नोस होने के 3 महीने के बाद, मतलब ये तो मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उसको फॉरगिव कर देती है। वर्बली फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा होता है कि आप उस सोल को उसके मृत्यु के पहले ही बता दें कि वो जा रहा है और आपने उसको माफ कर दिया। डायग्नोस होने के 3 महीने तक के ये था और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ट्राइसिया कहती है कि मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ नहीं है पर मेरे वो दिल में रहता है रॉबर्ट। वो बॉब मेरे दिल में रहता है, मेरे को कभी कभी उसकी आवाज सुनाई देती है, मैं उसको फील भी करती हूँ और मुझे मालूम है कि जब मैं आज आपके साथ इतनी बातें कर रही हूँ तो वो मेरे आस पास ही मुझे सुन रहा है। इसे बहुत अच्छी लगती है लव स्टोरीज, है ना? फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, रॉबर्ट पूछता है कि क्या आप लोग के इसमें आपको लगता है कि क्यों आपने ये सब चुना होगा? क्योंकि मृत्यु के पहले बॉब उसको कुछ आके कहता है ट्राइसिया को कि मुझे नींद के दौरान, शायद उसने आकाशिक रिकॉर्ड देखा था मे बी, मुझे उस अदर वर्ल्ड में मैं गया था और मैंने देखा कि क्लायर, मैंने और तुम तीनों ने, हम तीनों ने तो ये प्लान बनाया है और मैं अपने मैनिपुलेशन से बचने के लिए और अपने फियर को ओवरकम करने के लिए इसको चुना है। अब वो क्यों है अब हम उसके बारे में नहीं जानते, हम आगे बढ़ते हैं। तो वो बताती है ट्राइसिया कि बॉब ने मुझे ऐसा बताया था पर मुझे लगता है कि मैं शायद फॉरगिवनेस के लिए इसको चुनी होंगी, इस इनफिडेलिटी को। और बताती है अपने बारे में कि जब मैं जवान थी, ट्राइसिया बताती है कि जब मैं बॉब से नहीं मिली थी, यंग थी, तो मैं बहुत ही दिलफेक इंसान थी। मैं बहुत लोगों के साथ ब्रेकअप कर चुकी थी और मुझे दिल से खेलना बहुत पसंद था। मैंने एक बार एक मैरिड आदमी से भी अफेयर किया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी के दिल को तोड़कर या किसी की लाइफ में इंटरफियर करके कितनी क्रुएलिटी कर रही हूं उनकी भावनाओं के साथ। तो वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है और शायद मैंने फॉरगिवनेस के लिए इसको चुना था। क्लेयर के बारे में बताती है कि क्लेयर के बारे में उनसे ट्राइसिया ने कई बार बात की थी और क्लेयर जब पहली बार बात की थी तब उसने कहा था कि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे दुनिया शिकार बना रही है, मैं तो बहुत मासूम हूं, लोग मुझे पीड़ित कर रहे हैं। विक्टिम, विक्टिम कॉन्शियसनेस सबसे डेंजर चीज होती है। मुझे विक्टिम महसूस कराया जाता है, मैं शिकार हो जाती हूँ लोगों के सब चीजों से। तो मुझे पावरफुल कॉन्फिडेंट बनने के लिए लोगों को सिड्यूस करना बहुत पसंद है। सिड्यूस का अर्थ सिर्फ एक सेक्सुअली सिड्यूस ही नहीं होता है, आकर्षित करना भी होता है। तो ये सिड्यूस किसको करती थी? मैन, विमेन, अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि सारे लोग इसके दीवाने रहें और ये कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करें। उसी मैनिपुलेशन में ही बॉब भी आ गया था, जिसको वो आकर्षित करके अपने चुंगल में रखना चाहती थी। वो अपने ट्रू सेल्फ के को पाना चाहती थी क्लायर, और इस फीलिंग को ओवरकम करना चाहती थी कि मैं विक्टिम नहीं हूं। तो एक मिनट,
तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है कि ठीक है, आपने इतना अच्छा समझा अपनी लाइफ को बिना प्री बर्थ प्लानिंग को जाने हुए, तो जो भी ये रीडर पढ़ रहे हैं यदि वो भी इस दौर से गुजर रहे हैं और वो बोलेंगे ठीक है ट्राइसिया, हम मान भी गए कि हमारा प्री बर्थ प्लानिंग है, पर हमारे अंदर तो अभी भी गुस्सा है, हमारे पार्टनर ने चीट किया है, तो अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहती है ट्राइसी, गुस्सा और पीड़ा को कैसे कम करे करके, तो ट्राइसिया कहती है कि जब मैं दुखी थी इस समय में, तब मैं अपने को समझाती थी कि लाइफ का ये सबसे बुरा इवेंट नहीं है, इससे भी बुरा बदतर हो सकता है, पर ये बुरा इवेंट नहीं है, एक मूवी की तरह है, शायद इस मूवी का एंड अच्छा होगा। और मैं अपने आप को ये भी समझाती थी कि इसलिए बॉब ने मेरे साथ धोखा नहीं किया है कि वो चाहता था कि मुझे दुख दे, या वो मुझे प्यार नहीं करता, या वो अच्छा आदमी नहीं है, नहीं, वो सब वही है, वही प्यार करने वाला है, वही अच्छा आदमी है, पर शायद अपनी कमजोरी के कारण वो इस रिश्ते में पड़ गया। तो जो भी कमजोरी है उसकी फॉल्ट है, और मैं अपने आप को रियलाइज करी। और ट्राइसिया कहती है कि जो भी सफर कर रहा है वो आप लोग अपने इस इवेंट को, इस जो आपकी घटना हो रही है आपकी लाइफ में, इसको थोड़ा सा हटा कर देखिए। आप वही है जो आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते थे, आपका पार्टनर वही है जो आपको बहुत प्यार करता था। ये एक इवेंट को एक समझदारी से अगर आप हैंडल करेंगी और इसको लेट गो करना सीख जाएंगी, तो शायद आपके लिए उसको सहना, इससे ओवरकम करना इजी हो जाएगा। तो अब इसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, जहां पे मैं कोई चैनलिंग वगैरह के बारे में बताऊंगी नहीं, टाइम होते जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, मैं शायद जल्दी तो बोल रही हूँ। हम पास्ट लाइफ देखेंगे कि रूट्स क्या थे, क्यों वो ऐसी चीजों को चुनी, सिर्फ ये गाइडलाइन है फ्रेंड्स। हम इसको पास्ट लाइफ में जब लेके जाते हैं तो वो अपने आप को एक यंग ब्यूटीफुल लड़की के रूप में दिखती है पिछले जन्म की, और कैफे में वो किसी का इंतजार कर रही है। उसको एक आदमी की शक्ल दिखाई देती है, फिर ओझल हो जाती है उसकी आदमी की शक्ल, फिर दिखाई देती है। वो किसी का वेट कर रही थी, पर ये वो शक्ल नहीं है जो उसको बार बार दिख रही थी। और जैसे उसको शक्ल दिखती थी तो उसको तीन चीजों की फीलिंग होती थी: अबेंडन की, छोड़े जाने का डर; बिट्रेड मतलब धोखा; और सैड, उदासी। तो रॉबर्ट उससे पूछता है पास्ट लाइफ में, बहुत ही, इस बार मैंने कहा ना बुक का पूरा वे ऑफ राइटिंग अलग है, तो इसमें पूछता है कि तुम देखो कि क्या तुम इसी का वेट कर रही थी? तो वो बोलती नहीं, इसका वेट नहीं कर रही थी, मैं तो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, पर ये आदमी को देख के मुझे धोखा और अबेंडन की फीलिंग आ रही है। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, उस चेहरे को ध्यान से देखो और पहचानो कि करंट लाइफ में वो कौन है। ये पास्ट लाइफ में करते हैं, मैंने भी एक बार किया है, तो ऐसा कराया जाता है कि वो जो आपका है वो अभी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में कौन है, क्योंकि हम रोल बदल बदल के आते हैं। तो ट्राइसिया चिल्ला के बोलती है वो बॉब है, वो बॉब है जो पिछले जन्म में जिसको इसको शक्ल को देख के उसको डर लग रहा था। फिर और आगे जाओ, और आगे जाओ, भाई कैफे में वो वेट कर रही है, तो देखो आगे जाके तो उसका हस्बैंड को देखती है, अपने बच्चे को देखती है। एक सीन में शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो बहुत खुश है मैरिड लाइफ में, बहुत ही खुश है। और उसकी डेथ का सीन भी वो उसको दिखती है कि जब वो डेथ हो रही है तो अपने हस्बैंड के हाथों में अपने हाथों को देख के जा रही है, पर कहीं पे उसको एक फियर है, एक अबेंडेंट वाली फीलिंग है। तो ये जो चेहरा उसको दिख रहा था बॉब का, वो पिछले जन्म में उसका फर्स्ट हस्बैंड था, ये सेकंड हस्बैंड था जिसके साथ उसने अपनी बाकी की जिंदगी को गुजार के मृत्यु तक के पहुंची। पर पहला हस्बैंड उसका बॉब था जो उसको छोड़ के चला गया था, और उसी की अबेंडन का जो पेन था और जो उसको माफ नहीं की थी कि उसने मुझे छोड़ा है, तो उसका जो पेन था वो कैरी करके वो स्पिरिट वर्ल्ड में लेके गई थी। मृत्यु के बाद उसको स्पिरिट, रॉबर्ट श्वार्ट्ज स्पिरिट गाइड से बात करवाता है। वो बोलता है कि तुम मृत्यु के बाद अपने स्पिरिट गाइड से पूछो कि इस सीन को तुमको क्यों दिखाए हैं, अगर ये दो सीन जो दिखाए हैं क्यों है। तो वो पूछती है, तो वो स्पिरिट गाइड बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम हर चीज को बहुत सीरियसली लेती थी, तुम खुश रह सकती थी, तुम्हारी दूसरी शादी हो गई थी, तुम खुश रह सकती थी, तुम्हारे पास बच्चा था, पर तुमने लेट को नहीं किया।
अपने पहले हस्बैंड को माफ नहीं किया, उसकी अबेंडेंट वाली फीलिंग को माफ नहीं किया कि वो छोड़ के गया है, तो वो जो लेट गो नहीं किया, सीरियसली नहीं किया, इसके कारण ही तुमको ये मैंने सीन दिखाया है। तो ट्राइसिया बोलती कि हम तीनों ने ये क्यों चूज किया ट्रायंगल वाला, कि क्लायर भी है, मैं, बॉब। तो उन्होंने, स्पिरिट गाइड कहता है कि आपने पिछले जन्म में फॉरगिव नहीं किया था बॉब को, और दूसरा एक और लेसन है आपका अनकंडीशनल लव, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। अनकंडीशनल लव भी तुमको सीखना था, तो इन दोनों के कारण तुम तीनों ने इसको चूज किया है। तो वो ट्राइसिया बोलती है कि अभी भी मैं पूरी तरीके से हील नहीं हूं, मैंने माफ कर दिया है बॉब को, पर क्लायर के लिए अभी भी मेरे में थोड़ी जेलेसी है, क्योंकि जहां पे हस्बैंड को शेयर करो वहां जेलेसी होगी ही। तो मैं कैसे, और मेरे को अपने ऊपर भी गुस्सा है और अपने गिल्ट भी है और बॉब के ऊपर भी गुस्सा है, तो इन सबसे मैं कैसे दूर हूं? अभी मुझे पूरा हील होना है। जब मैं प्री बर्थ प्लानिंग को समझ रही हूँ तो मुझे समझना है कि मैं और कैसे अपने को हील करके जाऊं, कोई भी अनरिजॉल्व इश्यूज को की एनर्जी को नहीं लेके जाऊं। तो स्पिरिट गाइड कहती है कि तुमको बॉब एक टीचर के समान, तुम बॉब को एक टीचर के समान समझो, वो लाइट हार्टेडनेस वाला है, हम अर्थ पर सिर्फ खेलने आते हैं, बहुत ही प्लेफुल हार्ट के साथ इस जीवन को खेलना चाहिए, क्लिंगिंग, पकड़ के कोई भी चीज को नहीं रखना चाहिए। फिर वो स्पिरिट गाइड से पूछती है बॉब कैसा है, मेरे साथ अगले जन्म भी बिताएगा क्या, बहुत वो है। फिर वो बोलती है बिल्कुल बिताएगा, वो तुमको बहुत पसंद करता है। और एक बार पूछती भी है कि जब मैंने आखिरी बार वो मुझे प्यार से देखता था बॉब मरने के पहले, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मुझे वो अच्छे लगे थे सेंटेंस, तो क्या वो प्यार जो मेरे को बॉब के आंखों में दिखता था वो गिल्ट के कारण था क्या? तो स्पिरिट गाइड उसको बताती कि वो गिल्ट के कारण नहीं था। ठीक है, तुमने उसको माफ किया, जो भी किया, पर वो तुमको बहुत प्यार करता था शुरू से। जब फर्स्ट डेट में लेके गया था वही प्यार जब उसकी मृत्यु तक के जो था वैसे का वैसा ही था। चलिए, हाँ, तो फिर अब रॉबर्ट उसको ट्रांस से बाहर लेके आता है जब इसकी पास्ट लाइफ का पूरा हो जाता है। तो पास्ट लाइफ के जब ये ऐसे सेशंस होते हैं तब काफी एम्पावर किया जाता है कि वो अपनी हीलिंग करें और अपने वो मेमोरीज को जो अबेंडन की है, फियर की है, उसको रिलीज करें। उस तरीके से उसको रिन्यू एनर्जी के साथ बाहर लाता है। ट्राइसिया बताती है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे में जो फीलिंग थी धोखे की या छोड़े जाने का जो पेन था वो काफी लाइट फील कर रही हूँ। और वो कहती है कि मैं समझ गई कि जब भी सोल्स अपने हीलिंग को, अपने इमोशनल वुंड को हील करे बगैर नहीं जाती हैं, तो फिर से वैसे ही एक्सपीरियंस और वैसे ही इमोशन को रिलिव करने के लिए, पुनर्जीने के लिए चूज करके आती हैं, ताकि वो उसमें मास्टर बन सकें। और शायद मैं इसीलिए चूज करके आई थी क्योंकि मैंने पिछले जन्म में माफ नहीं किया था। फिर इसका ट्राइसिया का बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन भी होता है, जहां पे उसको काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स के साथ बैठाया जाता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग ये समझ लीजिएगा कि बहुत ही सीनियर आत्माओं का एक झुंड होता है जो हमारे मास्टर्स के झुंड के रूप में हमको गाइड करता है। तो एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ कि काउंसिल से जब वो बात करती है तो काउंसिल बताते हैं, उस समय बॉब भी आता है। जब काउंसिल के साथ उसको रिग्रेशन कराया जाता है तब बॉब की भी स्पिरिट आती है और उसको प्यार करती है। और बॉब बताता है कि मेरे में एक प्लीजर की, डर की एनर्जी थी। प्लीजर मतलब जो दूसरों को खुश करके रखता है। दूसरों को हम क्यों खुश करके रखते हैं? एक डर रहता है कि सामने वाला हमको रिजेक्ट न कर दे। तो वो मेरे में डर था और तुम्हारे में डर था अबेंडन का। तो वो जो डर की एनर्जी थी, हम दोनों को हील करना था। इसीलिए ट्राइसिया, हम दोनों ने ये प्लान किया था। तुम शायद भूल गई हो पर मैं तुमको याद दिला रहा हूँ। फिर बोलती है कि ठीक है, मैं तो समझ गई, पर मैं तुम्हारे डर को कैसे दूर करी भाई, तुम तो वो बोलता है कि मैं हमेशा, जो मेरे में डर थी, जो मैं प्लीजर था, वो औरतों से मैं हमेशा डरता था। मतलब औरतों को खुश करके रखता था, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करता था। पर तुमने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया कि, और तुमने मुझे अलाउ किया उस प्यार से। क्योंकि जब फियर की एनर्जी होती है, जैसे अब देखिए, मैं बुक को पूरा नहीं समझा सकती, बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी एक एक लाइन अच्छी लिखी रहती कि जब आपको बहुत फियर से मुकाबला करना हो ना, तो उतनी ही इंटेंसिटी से जब आपको प्यार मिलता है तो आप उस फियर से आप दूर हो जाते हैं, आप ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि आज तुमने मुझे ट्राइसिया अलाउ किया, तभी तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी मैं गया, ताकि मुझे मालूम था कि तुमको गुस्सा आएगा, तुम चिल्लाओगी,
मुझे गालियां दोगी, पर मैं करेज लेकर अपने डर से ये पार्ट को लिया और तुमने मुझे अपने ट्रूली सेल्फ को दिखा दिया, तो तुमने मुझे हील किया। फिर काउंसिल से ट्राइसिया पूछती है, जैसे उसने पूछी थी अपने स्पिरिट गाइड से, कैसे मैं अपने अंदर के एंगर और उसको जेलसी को दूर करूं। तो स्पिरिट गाइड ने तो कहा था कि प्लेफुल हो जाओ, बिल्कुल छोड़ो, जिंदगी को एकदम खुश रहो। पर यहाँ पे काउंसिल बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, जिसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए फ्रेंड्स हम लोगों को, कि देखिए सोल ग्रोथ के लिए पर्सनालिटी का होना जरूरी है। सोल वहीं पर नहीं ग्रोथ कर सकती, तो उसको यहाँ पे पर्सनालिटी के रूप में आना चाहिए, उसके लिए पर्सनालिटी जरूरी है। पर याद रखिए, आप पर्सनालिटी से ज्यादा हो, आपको अपने पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करना है, एनकरेज करना है, एडमायर करना है, सब कुछ है। और जो आपको जो दुख हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं हमारे प्यार के। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप रोइए, बिल्कुल रिलीज करिए उस दर्द को, महसूस करिए कि हाँ दर्द हो रहा है, पर आप उससे कहीं ज्यादा है पर्सनालिटी से। और अलाउ करिए अपने ग्रोथ के लिए कि हाँ जो भी मुझे सीखना है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जब आप अलाउ करेंगे और सीखेंगे अपनी लर्निंग को, तो आप अपने सोल के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट देंगे। और यही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। और जीवन को एक उत्सव की तरीके से देखना चाहिए। जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, उसके प्रति हमको डरना चाहिए, ना ही उसकी हमको निंदा करनी चाहिए। जो भी आपको दर्द है वो आपका प्रोडक्टिव है, सब्जेक्टिव है और पर्सनल है। कैसे मैं बताऊं, आपका अपना खुद का है ये व्यक्तिगत दर्द, है ना, वो नहीं दे रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, उसको और किसी से प्यार करना, क्यों आप वो कर रहे हो। आपका खुद का वो दर्द है, प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप इससे रिफॉर्म, अपने में सुधार, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बहुत अच्छे से बुक में लिखी हुई, आप पढ़िएगा। और जिसने सोल प्लान नहीं पढ़ा वो तो बुक पढ़ना मत, क्योंकि सोल प्लान के बगैर इस बुक को थोड़ा समझने में आप लोग को शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, पर ठीक है। तो क्लायर बोलती है कि ट्राइसिया बोलती है कि चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसा करी तो फॉरगिव नहीं करी, और बॉब को भी डर दूर करना था, हम दोनों में। क्लायर क्यों बीच में घुसी, क्यों क्लायर ने इस रोल को चुना। तो वो कहता है कि वो क्लायर तुम्हारे सोल ग्रुप की ही एक मेंबर है, और तुम लोग के तीनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत प्यार है, और कई कई जन्मों तक के तुम लोग एक साथ रहे हो। क्लायर बॉब की फादर भी रह चुकी है, और एक बार उसकी ट्विन सिस्टर भी रह चुकी है। क्लायर ट्राइसिया की एक जन्म में फादर भी रह चुकी है। तो जहां पे बॉन्डिंग हो, जहां पे ट्रस्ट हो आप सोल्स के बीच में, तब वो आप लोग प्लान चुनते हैं। और उसको खुद को भी तो ओवरकम करना था विक्टिम वाले से, ताकि वो लोगों को सिड्यूस नहीं करे। तो ये इसके कारण आप तीनों ने चुने हैं, काउंसिल उसको बताता है। अब इसके बाद स्पिरिट जो रहता है बॉब का, वो उसको विदा करके चले जाता है। वो भी बहुत प्यारा सीन है, उसको बहुत प्यार से उसको बाय करके जाता है अपनी वाइफ को। फिर काउंसिल उसको म्यूजिक, मेडिटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ फियर को समझाती है कि आप एक्सेप्ट करिए जो भी चीज है। और वो उसके बाहर आने के बाद, उस रिग्रेशन के बाहर आने के बाद, ट्राइसिया बहुत ही हल्का महसूस करती है, ग्रैटिट्यूड करती है, क्योंकि अभी तक के क्लायर को वैम्प देखती थी, अपने हस्बैंड को क्रूएल देखती थी, जो भी देखते थे। हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है जब हम अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को जाने। तो ग्रैटिट्यूड से भर गई, क्योंकि वो सभी उसके टीचर थे, उसके बेलोवेड थे, जो अपने अपने रोल को अदा करके गए थे, पर हम डुअलिटी में उनको। चलिए ठीक है, तो अब आखिरी चैनलिंग है उसकी कॉर्बी की। कॉर्बी हायर सेल्फ को चैनल करता है। हायर सेल्फ मतलब वो आत्मा का वो मैक्सिमम पोर्शन जिसने हम सब पर्सनालिटी को भेजा है ना। तो वहां पे एक पर्सनालिटी नहीं है, वहां पर वी करके, जब बुक पढ़ोगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पे वी करके बोलेगा। तो वो हायर सेल्फ को चैनलिंग करता है। ट्राइसिया, बॉब और क्लायर तीनों की हायर सेल्फ को बुलाया जाता है, और तीनों बताते हैं कि हमारे बीच में तीनों में बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग थी, और आपकी लाइफ में कोई भी अजनबी नहीं घुस सकता। हम सोल गिव एंड टेक के लिए अपने रोल्स चुनते हैं, और सर्विस भी रहती है। और आप लोगों के लिए जीवन का कितना भी दर्दनाक हादसा रहे,
हमारे सोल के पर्पस के लिए बुक का सिर्फ एक चैप्टर है। मनुष्य क्या सोचते हैं कि प्यार के रिलेशन में सिर्फ एक और एक का ही होना चाहिए, अर्थात सिर्फ दो लोगों को रहना चाहिए। और आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे देखते हैं कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट लव्ड इनफ, मेरे को भरपूर प्यार नहीं दिया गया, मतलब पर्याप्त प्यार नहीं दिया गया मैं। जबकि हायर सेल्फ कहती है कि आप लोग इस तरीके से देखते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, जबकि हम अनंत हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप में सिर्फ दो ही लोग को रहना चाहिए, है ना, तीन नहीं रहना चाहिए, दो ही रहना चाहिए, क्योंकि समाज की धारणाएं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो काउंसिल कहती है कि आप लोग जानते नहीं हैं कि हम अनंत हैं, फिर आप लोग ये बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं कि एक ही के साथ ही प्यार रहेगा, ऐसा क्यों? लोग इस बात को समझें कि वी आर एटर्नल और हम इनफाइनाइट हैं, हमारा प्यार कहीं पे भी बढ़ सकता है। तो ट्राइसिया कहती है तो इसका मतलब है क्या सबको फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए कि हम भाई अनंत है तो चलिए हम दो तीन और संबंध बना लें? तो काउंसिल कहता है, एल्डर्स ऑफ काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप सहमति देते हैं तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर व्यक्ति ऑल दैट इज कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है तो वो डुअलिटी के जो मोनोगैमस रिलेशनशिप है उसको एक ढीले तरीके से देखेगा, लूजली उसको देखेगा। तो ये जो मानव ने बाउंड्रीज बनाई है कि दो ही लोग को रहना चाहिए, तीसरे को एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो उसके कारण कभी कभी आप लोग स्टक हो जाते हो अपने दुख में और अपने दूसरे लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। पर यदि आपने इसको अच्छे से समझा तो वो ट्रिगर करेगा आपको सही लेसन को पढ़ने के लिए, जैसे ट्राइसिया को फॉरगिवनेस के लिए किया था। तो टाइम और स्पेस में मानवता हम इसको कमी के रूप में दिखता है कि अरे मेरा प्यार बढ़ गया, मेरे हस्बैंड ने किसी और से प्यार कर लिया तो मेरा प्यार बढ़ गया। ट्रायंगल रिलेशनशिप में प्यार नहीं बढ़ सकता, पर मानव ये मानता है कि तीन है तो उसमें से एक हारेगा, दो जीतेंगे, है ना, जो एक अच्छी रिलेशनशिप में बाकी एक हारेगा। ये सब उसको काउंसिल समझा रहा है। और वो कहते हैं कि मानव को अनकंडीशनल लव सीखना चाहिए। अनकंडीशनल लव वो होता है, जरूरी नहीं कि उसमें सेक्स हो। वो कहता है कि आई एम यू, आप समझिए, आप जब वो पहुंच जाएंगे कि आई एम यू और मेरी इच्छा है और मेरी आशा है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहो, पर उस जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी रहूं, पूरा हिस्सा नहीं, पॉजिटिवनेस नहीं कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, वैसा वाला नहीं। उस आई एम यू और मेरी इच्छा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, पर उस खुशी वाली जिंदगी में मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहूं। तो फॉरगिवनेस देने वाला और जिसको हम देते हैं वो दोनों के लिए बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है, बहुत ही पावरफुल दवाई के रूप में काम करता है। और जब आपको कोई धोखा देता है तब वो रोने दुख का मोमेंट नहीं है, इसको माफ कर दिया जाना चाहिए और लव करना चाहिए ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब है आप बिल्कुल पश्चाताप कर लीजिए, जितना भी आपको दुख लग रहा है, जो भी रोना धोना है और जो है फॉरगिव कर लीजिए। और अपने आप से प्रॉमिस करिए, सेल्फ प्रॉमिस करिए कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मैं कितना भी किसी को बुरा चलूं, जैसे उसको गिल्ट और जेलसी थी ना, तो मैं अनकंडीशनल लव सामने वाले के लिए भी रखूंगी, चाहे वो मेरे से कितना भी बुरा चला हो। मैं अपने साथ कितना भी गंदा चली हूं या दूसरों के साथ गंदा चली हूं, तो वो अनकंडीशनल लव मैं अपने लिए भी करूंगी। ठीक है, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, आज मैंने जो मैसेज डाला है ना वो इसी के लिए डाला है, फॉरगिवनेस के लिए, कि हम गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियों को पकड़ के नहीं बैठना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि गलती को समझे, अपने आप को माफ करे और आगे बढ़े, दोहराए मत। तो अपने आप को अनकंडीशनल लव करना, है ना। काउंसिल कहती है कि चीट करना बहुत आसान, उसको इग्नोर करना बहुत आसान नहीं है, वाकई ये अपराध है, दुख होता है, पर आप समझिए कि ये सीखने के लिए जरूरी था। और ट्राइसिया पूछती है कि जो मैं क्लेयर को अभी माफ कर दी हूँ ये रिग्रेशन वगैरह के कारण, और मेरे मन में जो थोड़ी भी जेलसी या एंगर था उसके लिए कि उसने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया था थोड़े टाइम के लिए, तो क्या मेरी एनर्जी उस तक के पहुंच रही है? तो काउंसिल कहते हैं कि बिल्कुल, जब भी आप किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो वो हमारे हायर सेल्फ के थ्रू होते हुए उस पर्सनालिटी तक के पहुंच रहा है। तो जो भी आप प्यार दे रही हैं वो हमारे थ्रू क्लेयर के
तक के पहुंचेगा। और ये बहुत अच्छा कर रहे हो ट्राइसिया, क्योंकि उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु के पहले, ट्रांजिशन के पहले आप उसको हील करने में मदद कर रहे हो। तो अब जब तुम तीनों सीख लिए हो, वो कहता है, क्या कहते हैं कौंसिल की, अब उसने भी काफी कुछ सीख लिया है। बॉब ने भी फियर से, एनर्जी से बाहर आके, तुमने भी फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव सीख लिया। क्लायर भी ठीक हो रही है, क्योंकि क्लायर का मैं शायद बताना भूल गई थी कि आखिरी टाइम में उसने बात की थी। इतना सारा रहता है ना, भूल जाती हूँ कहाँ कहाँ पे क्या बोलूँ, और मैं देख के नहीं बोल रही हूँ ना। तो क्लायर को जब आखिरी टाइम में उसने कुछ साल पहले बात की थी, तो क्लायर काफी समझदार और अच्छी हो गई थी। जो पहले उसको था ना विक्टिमहुड का, उससे थोड़ा समझदार होती जा रही थी, क्योंकि हीलिंग होते रहती है। सिर्फ ट्राइसिया ही नहीं कर रही है, खुद भी अपने दूसरे लर्निंग से भी वो हील होते जा रही है। तो काउंसिल कहता है कि तुम तीनों अपने अपने पार्ट में जो पूरे सीख लिए हो, अब इस बुक को बिल्कुल वैसे ही बंद कर दिया जाएगा जैसे जब बच्चा एक बार क्लास पढ़ लेता है उसको, तो उस बुक को रख देता है, फिर अगली क्लास नहीं जाता है। तो अब तुम लोगों ने अपना चैप्टर का क्लोज कर दिया। अब इस ऐसे वाली सिचुएशन को तुम डिजाइन नहीं करोगे। और काउंसिल आखिरी में सिखाता है कि जो भी स्पाउस जो छूट जाता है ना, जिसको धोखा मिला है, वो अपने को कभी भी कम मत समझे। ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, क्योंकि हमेशा एक अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है कि शायद मुझ में कमी है। क्योंकि समाज हमेशा कहता है इनफिडेलिटी में, मैंने खुद भी बहुत सुना है कि हाँ उसका हस्बैंड तो जाएगा ही, उसमें कुछ तो कमी होगी। क्यों कमी होगी? या हो नहीं सकता कि उसका हस्बैंड अपनी वीकनेस, अपनी गंदी डिजायर्स के कारण जा रहा हो? तो किसी में कोई कमी नहीं होती है, हर आदमी अपने आप में पूर्ण रहता है। और उसका हस्बैंड कौन सा परफेक्ट होगा? आप बताइए ना, कौन है परफेक्ट? पर हमेशा औरत को ये बोला जाता है कि उसमें कोई कमी होगी। ये बहुत गलत सेंटेंस है। प्लीज आज के बाद कभी भी ये वाला सेंटेंस मत बोलना। मैं बहुत कंसर्न हो जाती हूँ जब ऐसे सेंटेंस सुनती हूँ, तो मेरा पारा बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि स्पाउस जो छूट गया, उसको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मैं कम हूं। उसको ये एक लेसन के रूप में लेना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि आपने ही अपने उस पार्टनर को इस एक्शन के लिए, मिरर बनाने के लिए मजबूर किया था। हम सोल प्लान में उसको ही मजबूर करते हैं कि ठीक है, मैं काफी इवॉल्व हो गई हूँ, तुम बिल्कुल मेरे मिरर इमेज के समान आना। मैं अपनी फियर की एनर्जी को देखूंगी, अपनी जो अनफॉरगिवनेस जो मेरे में है, जो मैं माफ नहीं करती हूँ, उसमें मास्टरी करूंगी। तो वो हम खुद चूज करके आते हैं। तो वो कहते हैं अगर आप लोग ये समझ लेंगे कि आपने ही उसको चूज करके उस रोल के लिए लेकर आए हो, तो आप लर्निंग अच्छे से ले पाओगे। अब जो मिरर बना है, जो एक्शन, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए राजी हुई है सोल, वो भी फ्री में नहीं आपको दिया है ना, मतलब सर्विस के लिए नहीं दिया है, आपके सेवा भाव के लिए नहीं दिया। उसको भी कुछ ना कुछ सीखना है, गिव एंड टेक है, हमेशा टू वेज में सीखती है। मुझसे कुछ सीखोगे तो मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी। तो जो मिरर बना है आदमी, वो, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने लेसन पढ़े कि नहीं पढ़े, वो अपना काम कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप कैसे इसको ट्रिगर को किस तरीके से ले जा रहे हैं, उसके ऊपर है। तो अगर काउंसिल बोलता है अगर ये समझ जाए, तो आप लोग समझेंगे कि ये भी एक खेल है, इनफिडेलिटी भी। और काउंसिल बहुत अच्छी चीजें आखिरी में बोलता है कि हम लोग को समझना चाहिए, मानवता के लोगों को, कि मानव लोगों को, कि प्रेम केवल आकृतियों तक सीमित नहीं है, शेप्स में ही सिर्फ नहीं है, न ही सिर्फ जुड़ने पर आधारित है कि वो मेरा रहेगा तभी प्यार है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूर भी रहेगा तब भी प्यार है। हम बहुत पहले से ही सब लोग जानते हैं ऑल आर वन, परंतु जो हम सीखने के लिए आए हैं उसके ऊपर अपने फोकस को रखना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिवनेस से बाहर निकलना चाहिए। ओशो ने भी पॉजिटिवनेस के ऊपर बहुत सारा चीजें बोली हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो जल्दी से उनके लेसन्स को मैं बताना चाहूंगी कि ट्राइसिया का अबेंडेंट फियर जो था, जो छोड़े जाने का जो डर था, और फॉरगिवनेस, ये सब वो सीखती है। बॉब भी अपने प्लीजर के से निकल के आ चुका रहता है। और जो भी हम रोल्स चुनते हैं आत्माएं लोग, वो एक्सपेंशन, हीलिंग, सर्विस, कुछ गुणों को लेने, कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। और याद रखना, जो भी हमको सबसे ज्यादा हमारे जीवन में सताते हैं,
वो हमारे बेस्ट टीचर्स होते हैं, और वो टीचर्स होते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लव होता है और लॉन्गेस्ट जर्नी होती है, जिनके साथ हमने कई 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 जन्म बिता चुके हैं, और बहुत ग्रेटर ट्रस्ट होता है। कितनी अच्छी बात बोला उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस, कि जिनसे आपको बहुत प्यार है, जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, जिनके साथ आपने बहुत जन्म बिताए हैं, उन्हीं को आप इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप मेरे को धोखा देके चले जाओगे और मैं आपको माफ करना सीखूंगी, या जो भी आपका व्हाटएवर आपका है। तो सोल प्यूरिफिकेशन और क्लियरिफिकेशन के लिए आती है, अपने फियर, लव, अंधकार, लाइट, डार्कनेस सब है हमारे में, हमको प्रकाश की तरफ ले जाती है। हर लेसन हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। सब सोल्स का जितने भी लेसन्स हैं, काउंसिल कहता है कि एक ही ध्येय है, काउंसिल नहीं कहता, रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है कि सिर्फ एक ही ध्येय है कि हाउ बेटर टू गिव एंड रिसीव लव। हम किस तरीके से प्यार को दे सकते हैं और ले सकते हैं, ये हमारे जीवन की कसौटी है, और यही एक इनफिडिलिटी भी आपकी कसौटी का एक रूप है। तो उसको आप एक कसौटी के रूप में मानिए, और बिल्कुल आप बिल्कुल हार मत मानिए और ना ही दुखी रहिए। अब मैं कुछ और विजडम देना चाहूंगी, 15 मिनट बस और लूंगी, या 10 मिनट, अब पानी पी लेती हूँ, है ना। योर सोल प्लान को में भी जब मैंने अब्यूसिव रिलेशनशिप बोला था, या बहुत सी चीजों को मैंने चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा, माँ ही जानती है कि मैंने एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को काफी अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए नहीं सिर्फ बोलती हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, ताकि मैं ये सब चीजें सीख के अपनी सोल को ऐसी गिफ्ट दूं, ताकि कभी भी लाइफ में या फ्यूचर लाइफ में, अभी लाइफ में तो नहीं होगा, फ्यूचर लाइफ में मुझे जरूरत पड़े तो इन सब लेसन को यूज कर सकूं, है ना। तो मैं खुद को सिखाने के लिए पढ़ती हूँ। जब भी कोई छोड़ जाता है, चाहे प्यार में चाहे शादी में, तब आपके पास मोमेंट ऑफ चॉइस होते हैं। रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है 2 चॉइस हैं, या तो आप विक्टिम बन के रोते रहिए, या तो क्रिएटर बन के आप समझिए कि यस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको सोल प्लान में किया, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं क्रिएटर हूं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी बोलते बोलते हमारे, मतलब आप लोग समझ गए हो कि आप जब क्रिएटर हो तो किसी और को अट्रैक्ट करो ना। तू ना सही और सही, और ना सही और सही, और ना सही तो कोई और सही पर कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में। तो ये आपका मोमेंट ऑफ चॉइस है। जिस तरीके से आप अपने जीवन को देखोगे वैसे ही आपका जीवन होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पे मैंने प्रदीप सर के साथ जब डिस्कस की हूँ कुछ एक, तो मैं अपने पॉइंट्स लिखी हूँ। जरूरी नहीं कि आप उससे कन्विंस हो, और मैं कोई कन्विंस करने के लिए भी नहीं बैठी हूँ आपको, आपकी मर्जी है। जब लव रिलेशनशिप में रहते हैं और आपका प्रेमी किसी कारणवश से आपसे शादी नहीं कर पाता, वो चला जाता है या धोखा देके किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जो भी कारण रहा हो, तो अगर आप ये समझ लीजिए जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे उस आदमी की भी एक्सपायरी डेट थी जो आपके जीवन से चला गया। बहुत प्यार दिया, आप उस मोमेंट्स को हमेशा अपनी मेमोरीज में रखिए, और सिर्फ आप अगर प्यार करते हैं उनके साथ, तो आप ये समझिए कि सामने वाला खुश रहे। आपकी खुशी आपके हाथ में है, किसी उसके पास नहीं है, पर आप कभी भी अपने को किसी भी मायने से कम नहीं समझना चाहिए। ये कर्मा है या नहीं है, क्यों व्यर्थ में सर खपा रहे हो, है ना। सिर्फ आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है। पहली बात तो जो अबेंडन का जो फियर है मेरे छोड़े जाने का, कि मुझे वो छोड़ के गया, एक भाव जो नेचुरली आएगा ही, कोई भी प्यार करने वाला जिसको हम प्यार करते हैं वो छोड़ के चला जाएगा तो दर्द होगा, पर वो जो अबेंडन की जो फियर की जो एनर्जी है उसको आप रिलीज करिए। रो जाइए, रो लीजिए, लिख लीजिए, जलाइए उस लिख लिख के, जितनी उसको गालियां दे सकते हैं लिख लीजिए, अच्छे से बोल दीजिए, पर आखिर में आप उसको फॉरगिव करिए और एक्सेप्ट करिए अपनी सिचुएशन को, और जो भी जिस चीज से गुजर रहे हैं। किसी भी हालत में सेल्फ पिटी नहीं करना है कि मैं बेचारी कितना प्यार करती थी उसको, पर उसने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। सामने वाले को हम दोषी दे देते हैं,
तो सेल्फ पिटी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप अपने ऊपर दया करते हैं तो अपने आप को क्लोज कर देते हैं और आप एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यदि आपकी लाइफ में सही पार्टनर, कोई पार्टनर आ भी गया तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एबेंडन का फियर है। हो सकता है कि आप प्लीजर बन जाएं, अपने पति को पूरे समय खुश करते रहें कि कहीं ये भी मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरा हस्बैंड तो छोड़ के चला गया, कहीं वो वाइफ बहुत ज्यादा शक करेगी, बहुत ज्यादा प्लीज करेगी अपने हस्बैंड को। तो अगर आप इस ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप में जाने के पहले अपने को इमोशनली हील करिए फ्रेंड्स। जब तक कि आप इमोशनली और मेंटली हील नहीं करेंगे, एक दूसरे व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में मत जाइए, आपके लिए उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हीलिंग हमारा एक ही है टूल, मेडिटेशन। और गाना भी गाइए। मैं तो बहुत अच्छा एक सरस्वती चंद्रा का बता रही हूँ, आप लोग सुनना। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार ही जरूरी नहीं, सब कुछ जरूरी नहीं जिंदगी के लिए। आप लाइफ का एक और पर्पस ढूंढिए। क्या सिर्फ प्यार करने के लिए आते हैं? सिर्फ एक शादी करना और बच्चे पैदा करने, यही है आपका पर्पस? तो बहुत छोटी सोच है आपकी, बहुत से पर्पस है आपकी लाइफ के। तो आप अपने पर्पस को ढूंढिए, अपने को खुश रखिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए। जितनी अच्छी वाइब्रेशन रहेगी, जैसे रॉबर्ट शॉर्ट ने पहले भी कहा, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन आपकी हाई रहेगी, आप अच्छा पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। आप अगर हील हो चुकी हैं तो उसके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में अपनी मैरिड लाइफ को बिताएंगी। मैंने हजारों लोगों को, हजारों नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा बोल दी, कुछ एक लोगों को मैंने देखा है जो ब्रेकअप से उठने के बाद बहुत ही अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। उन लोग बहुत करेजियस सोल है, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ कि इतने पेन से भी है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आज तक के रो रहे हैं। ये अपनी अपनी एवोल्यूशन के ऊपर है। तो हम अपने पर्पस को ढूंढिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। और कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप नहीं समझेंगी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं एक फ्रेंड आप लोग को बात बोलना चाहूंगी, मेरे पास एम्पैथी बहुत है। मैं आपकी पूरी, जो भी आप लोग मुझे फोन में बताते हो, मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ। तो मुझे मालूम है कि पत्नी पति को शेयर करना इजी नहीं है। पर अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं समझूंगी, तो मैं समझने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बैठी हूँ। आप लोग को मैं बता रही हूँ कि आप अपने उस जख्म का इलाज करिए और उस रास्ते पर फिर मत जाइए। जख्म का इलाज मेडिटेशन। सिर्फ आपकी सारी ओल्ड मेमोरीज चली जाएंगी, आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी, आपकी फॉरगिवनेस ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि आप जैसे जैसे वननेस की तरफ जाते जाते हैं, आपको सामने वाले में कमी कम और खूबी भी दिखने लग जाएगी, उसकी अच्छाई भी दिखने लग जाएगी। और वापस नहीं जाना है, इसलिए मैं कह रही हूँ उस रास्ते पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो रास्ता आपके लिए सही हो। क्योंकि कई लोग को वो जो छोड़ के चला गया है मैरिज के बाद, फिर हो सकता है आपसे कांटेक्ट भी करें। क्योंकि ओशो बहुत अच्छा कहता है कि जब पत्नी मिल जाती है, उसको भोग लेता है वो इंसान, तो उसके बाद उसका मोह कम हो जाता है अपनी पत्नी से। और मैन क्या है? डिजायर। और मैन को इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है जितनी एक औरत है। तो ये जो कमी वो ढूंढता है, तो हो सकता है वो पुरानी लवर के पास भी जाए। जब वो जा रहा है तब उसको जो प्रेमिका है उसको समझना चाहिए कि उसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। अगर आप उस पत्नी की जगह अपने को रख के सोचेंगी, तो क्या आप अपने हस्बैंड को शेयर करना चाहेंगी? नहीं। तो आप अगर अपने पुराने प्रेमी के साथ फिर से एंटेंगल हो रही हैं, तो आप उनके साथ कर्म में इंटरफियर कर रही हैं। और आप अगर वाकई उसको प्यार कर रही हैं, तो आप उसको हीलिंग में बिल्कुल मदद नहीं कर रही हैं फ्रेंड्स। रिलेशनशिप इश्यूज के जो ऊपर जो सर ने चैप्टर लिखा है, इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। मैं चाहूंगी कि जब वो बुक आएगी तो सबसे पहले आप रिलेशनशिप के चैप्टर को पढ़िएगा। जब एक आदमी दो औरतों के बीच में रहता है, तो वो स्प्लिट हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन उसकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्योंकि एक तरफ अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि मैं अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूं,
और प्रेमिका बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको ईगो सेटिस्फाइड होता है कि देखा मुझे छोड़ के गया था, आखिर मेरे पास ही आ रहा है, क्योंकि मेरे बगैर मेरे से ज्यादा कौन प्यार करेगा उसको। और वो मोह कि वो वापस आ गया, वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। तो आप भी अपने साथ दगाबाजी कर रही हैं, आप भी अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। सेकेंड वुमेन क्यों बनना किसी की लाइफ में? बनना है तो वाइफ बनो, नहीं तो सेकेंड वुमेन वाला टैग नहीं लगना चाहिए अगर अपने को रिस्पेक्ट करते हो तो। और जो इसको आप प्यार करते हो उसको भी तो स्प्लिट कर रहे हो, वो भी तो दो औरतों के बीच में फंसा हुआ है। तो वो जो डिस्टॉर्शन होगा उसके वाइब्रेशन का, और वो जो क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन कर रहा है, वाइफ को बोल रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रेमिका को बोल रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो जो मैनिपुलेशन है वो कर्मा है, वो उसको भोगना ही पड़ेगा उस आदमी को। तो यदि आप चाहती हैं कि वो भी हील हो, आप भी हील हो, तो आप दोनों को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। और यदि वाकई आपका प्यार सच्चा है और यदि उस लड़के में गट्स हैं, तो वो अपनी वाइफ को समझा के आपके पास फिर वापस आ जाए और शादी करें। मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में 2 लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको मैं सुन के ताजुब रह गई। ताजुब मतलब बताती हूँ। पहली रात को उसके हस्बैंड ने बता दिया कि उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पर मैं अपने फैमिली के प्रेशर में तुम्हारे साथ शादी किया हूं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दूसरी लेडी के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ, पर दोनों केस में मैंने देखा कि उस हस्बैंड ने वाइफ की वर्जिनिटी को नहीं तोड़ा था। मैं आश्चर्यचकित रही। कम से कम आप उस आदमी को ऑथेंटिक तो मानिए कि चलिए उसने गलती की शादी करके, क्योंकि आप वो लेडी कभी सोसाइटी में प्रूफ नहीं कर सकती कि वो वर्जिन है, क्योंकि मैरिड का थप्पा लग गया उसको। परंतु वो पहली ही रात तो कम से कम समझ लिया कि मैंने गलत किया है, और दोनों ने डिवोर्स लिया और दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश है। तो मैं मतलब आश्चर्य इसलिए लगता है कि ये जो हिम्मत बाद में किया उस मैन ने, पहले क्यों नहीं किया? पर चलिए बाद में भी किया, कम से कम उस वाइफ को यूज तो नहीं किया उसने, कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट करना चाहिए उस आदमी का। तो चलिए बहुत हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, डिग्रेस हो जाते हैं हम लोग। तो बेटर है उस प्रेमिका को अपने प्रेमी को बाय करने के लिए और हमेशा के लिए, और वर्बली उसको जरूर बोले कि आई फॉरगिव यू, क्योंकि ट्रांजिशन के पहले, उसके मरने के पहले उसको एहसास हो जाए, क्योंकि वो जो गिल्ट है उसके अंदर कि मैं इसको छोड़ के गया हूँ, उसको कम से कम आप हीलिंग में मदद करिए। ये भी बहुत बड़ा परोपकार है यदि आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो। और अपनी रिस्पेक्ट कभी मत खोना। मैं टाइम होता तो मैं प्रदीप सर का ये जो इससे रिलेटेड रिलेशनशिप का है, बहुत ही प्यारा है, मैं बताना चाहती थी, पर टाइम बहुत हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। सिर्फ एक शॉर्ट में बताती हूँ कि नवनीत ने मेरे साथ जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे और मैंने कहा कि नवनीत ठीक है तुम्हारी ये रिलेशनशिप की तुम्हारी क्या लर्निंग है, तुम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सेंटेंस बोली जिससे मुझे बहुत रिस्पेक्ट हो गया कि नीता मैंने एक ही चीज सीखा, रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद को रिस्पेक्ट देना सीखी। मैंने प्रदीप को कह दिया कि यदि मुझे प्यार करते हो तो एज अ वाइफ करो, मैं सेकंड वुमेन नहीं बनूंगी तुम्हारी लाइफ में। और फिर प्रदीप सर ने बिल्कुल, पहले भी वो रिलेशनशिप में ऑथेंटिक थे अपनी वाइफ के साथ, और फिर पूरा सुलह करके तीनों बैठ के और करके अपने नवनीत के साथ शादी किया। तो उसने अपनी इज्जत को, अपनी आत्मा को, मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कि अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो। किसी के सामने भीख नहीं मांगना है प्यार के लिए। अब जैसे इनफिडिलिटी अगर वाइफ के साथ होती है तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। देखिए एक लवर के साथ तो कोई बच्चा नहीं है, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, पर जब एक वाइफ के साथ बेवफाई होती है और उसके हस्बैंड ऐसा करता है तो बहुत बहुत गुस्सा आना स्वाभाविक है। यहां पर भी आपको आवेश में नहीं आना है। जब आपको मालूम चलता है तो आपको बहुत कामली इस बारे में सोचना है। फिर यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी जो दोनों मेरे रिलेटिव्स के साथ थे। कभी फुर्सत से आप लोग पूछेगा मैं नाम तक के बता दूंगी। मेरे प्यारे मेरे रिलेटिव्स थे हैं, पर इनफिडिलिटी में वो आके गुस्से में आ गए और अपने हस्बैंड की इस ढिंडोरे को पूरे खानदान में उन्होंने फैला दिया, पूरे खानदान में। अब 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि मुझसे तो ये गलती हो गई यार, मेरा हस्बैंड तो अच्छा था,
चलो गलती हो गई तो क्या हुआ, माफ कर देना चाहिए था मेरे को। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाके पैचअप करने की कोशिश करे, पर तब तक के हस्बैंड नहीं माना, क्योंकि उसने कहा कि तुमने तो मेरी इज्जत को वैसे ही नीलाम कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे जीवन बिता सकता हूं जब तुमने मुझे पूरे समाज में नंगा कर दिया। आखिर उनको डिवोर्स लेना पड़ा। दूसरी फ्रेंड जो बता रही हूँ, वो बहुत, शायद वो देख भी रही होंगी, मेरे को बहुत प्यार करती हैं वो, और मेरे सेशंस बिल्कुल सुनती हैं। उनकी फ्रेंड, उनके हस्बैंड को उनके नेबर के साथ प्यार हो गया था, वॉक पे जाते थे, प्यार हो गया था। और ये जब उसको मालूम चला तो उसने अपने हस्बैंड के ऑडियोज और कुछ एक चीजें अपने खानदान में और अपने सोसाइटी जहां रहते हैं ना, वहां पर लीक कर दी। सेल्फ पिटी, जो दोनों केस बता रही हूँ, सेल्फ पिटी कि अरे मैं कितनी अच्छी हूं, मेरे हस्बैंड मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करे और ये सब कर रहे हैं। आवेश में आके बिल्कुल पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। अब जब इतना हो गया, घर वालों लोगों ने समझाया कि चलो ठीक है, फिर से मैरिज को ठीक से कर लो, पर तब तक की तो बात बिगड़ चुकी थी। हस्बैंड छोड़ के जा चुका था। उसने कहा कि ठीक है, मैं डिवोर्स नहीं ले रहा हूं, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा भी नहीं। अब वो लेडी हमेशा दुख मनाती है कि वो वापस आ जाए। वो आज भी इंतजार कर रही है अपने हस्बैंड का। जब वो मुझे बता रही थी कि क्या नीता, मैं मेरे मेडिटेशन से वो वापस आएगा, प्लीज मेरे हस्बैंड को वापस ला दो, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, बहुत अच्छी सोल है, पर कौन किसको लाके दे पाया है। मेरा बस चले तो मैं लाके भी दे दूं, पर जो भी चीजें हो रही हैं आपके एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो कोई भी आप वाइफ हैं और इस चीज को आ रही है आपको, तो आप आवेश में मत आइए, आप रोइए जितना रो सकते, क्योंकि रोना बहुत जरूरी है, इससे आपकी हीलिंग भी होगी। पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ एक अफेयर्स 1-2 साल के बाद हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है। आप, यदि आपके हस्बैंड बता भी रहे, तो आप अपने हस्बैंड के प्रति हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखिए। आप अंडरस्टैंड करिए कि जो भी हो रहा है ठीक है, आप उसको एक लव एनर्जी ही भेजते रहिए। हो सकता है आपकी लव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के कारण वो उस लेडी के साथ संबंध को तोड़ के आपके पास वापस आ जाए। आपके वाइब्स के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसका वापस आना। और रूमी का एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है कि छोड़ दो अपने प्रेम को आकाश में। यदि वापस आ गया, अगर तुम्हारा प्यार होगा सच्चा, तो वो वापस आएगा, और यदि नहीं आया तो समझ जाना कि वो तुम्हारा था ही नहीं। बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है ये फ्रेंड। जो जो वाकई प्यार करता है ना, वो मैंने कहा ना, जैसे मैन डिजायर्स हैं, कभी कभी फिजिकल अट्रैक्शन के कारण कुछ एक टाइम के लिए वो हो भी सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हो। तो पेशेंस रखिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को ह्यूमिलिएट मत करिए कि उसने कोई गलत काम किया, क्योंकि जितना आप ट्रिगर करेंगे उसको इंसल्ट करके, वो उतना आपसे दूर जाएगा। तो जितना प्यार, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो प्यार प्यार को काटिए, बस प्यार से ही इतना प्यार दीजिए कि वो प्यार कट जाए, आपका प्यार रह जाए, है ना? समझ गए मेरे ख्याल से। और यदि आप बहुत ही इवॉल्व हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, और यदि मान लो किसी और रिलेशनशिप में है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। इवॉल्व हैं आप, इतना शेयरिंग के लिए आप अलाउड कर रही हैं, तो बिल्कुल ट्रायंगल रिलेशनशिप में रहिए। मेरे पहचान वाले ही 2-3 लोग ट्रायंगल रिलेशनशिप में हैं, दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो ठीक है। और वैसे भी पहले जमाने में राजाओं की रानियां भी तो रहती थी, तो एक्सपैंड करिए, प्यार बांटते चलो। ये मत सोचिएगा कि नीता मैम बोल रही है रूमी का ये स्टेटमेंट, मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना बहुत पहले से अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। ये मत सोचना कि ये 55 ईयर्स में छोड़ दिया, मैंने बहुत पहले से छोड़ दिया है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जितना आप छोड़ोगे ना उतना आपके करीब रहता है। फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं मैन लोग, तो न शक करिए न कुछ करिए, छोड़ दीजिए उसे, कहाँ जाएगा, आएगा वापस। मेरी जो प्यारी सी मेड है, इनफिडेलिटी का इतना प्यारा उसने समझी है। किसी दिन मैं उसको आप लोग के सामने लेके आऊंगी, क्योंकि
इसने जो सीखी है, और ऋषिकेश में मैं थी और जब मुझे बताई और मैं आश्चर्यचकित हो गई। हमें बोलती है कि भाभी आपने मुझे सिखाया है ना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से सीखी है। और कभी ये मत सोचना कि वो मेड है तो कोई वैल्यू नहीं रखती, उसमें भी वही दिल धड़कता है फ्रेंड्स जो आप में और मुझ में है। ठीक है, हालात उसके ऐसे हैं कि उसने इस रोल को चुना है एक मेड का, पर मेरे लाइफ में वो मेरी बेटी से कम नहीं है। तो कहां से कहां चले जाते हैं भगवान। हाँ, तो डिसाइड, हाँ, अगर मान लो आपको ट्रायंगल रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल आप रहिए उसके साथ। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, मेरे को हर्ट हो रहा है, मैं सफर कर रही हूँ और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रहा है, मुझे एक साइड में एक बीवी बन के नहीं रहना है, क्योंकि प्रेमिका की अलग जगह है और बीवी की अलग, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले अच्छे से मेडिटेशन करके क्लैरिटी लाइए कि आप क्या चाहती हैं इस रिलेशन से। कोई समाज का बंधन आपको नहीं रहना चाहिए, ना पेरेंट्स का, सबको साइड में रख दीजिए, मेडिटेशन करके अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। आपको क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो करिए, और नहीं करना है तो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के आप चूज करने के लिए बोलिए कि हम दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, फिर वो जो भी करे। और यदि आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी और जल्दबाजी में आपने डिवोर्स ले लिया तो बहुत टाइम तक के आपको रिग्रेट रहेगा, पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने डिसीजन ले भी लिया तो मिस्टेक से ही तो हम सीखते हैं, पर हाँ, बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग से मत सोचिए और अपने दिल से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि डिवोर्स से आपको खुशी मिल रही है तो आप समझ जाइए कि ये आपका सोल प्लान है। जिस भी चीज को करने से हमको खुशी मिलती है वो हमारा सोल प्लान का पार्ट होता है। तो आप बिल्कुल भी सफर मत करिए। अब और एक चीज फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को एक स्पिरिचुअल का टैग लगा के देते हैं कि अरे हम तो मास्टर बन गए भैया, हम तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन करने हैं। लोगों की भी एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती है, अरे भैया मेरे को तो ये पूछते कि तुम मास्टर हो तो तुम गुस्सा क्यों करते हो। भैया मास्टर है, भगवान नहीं बने हैं अभी कि हमको गुस्सा नहीं आएंगे। सारे इमोशंस है हमारे पास भी जो तुम्हारे पास है। तो यदि आपको लगता है कि मैं तो बड़ी अच्छे से सीख रही हूँ मेडिटेशन और मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो नीता मैम ने तो बोला था फॉरगिवनेस करना है, एक्सेप्टेंस करना है। अरे भैया नहीं, अपन तो भैया अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉरगिव भी कर लेते हैं। हो सकता है भैया मैं उसको हील कर रही हूँ, मैं तो हील करने के लिए आई हूँ, इसीलिए तो देखो मैं कितनी इवॉल्व सोल हूँ कि मेडिटेशन में आई हूँ और मेरा हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, मैं उसको हील कर दूंगी। ये जो सेवियर एटीट्यूड है उसको बिल्कुल भी निकाल के फेंक देना है। जब आपके रिलेशनशिप की बात हो तो रिलेशनशिप को बिल्कुल, रिश्तों को रिश्तों के तरीके से देखिए, चाहे फिर आप एक सामान्य व्यक्ति हो, गैर ध्यानी हो या ध्यानी हो या मास्टर हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको रिश्तों में अगर दुख मिल रहा है, पेन हो रहा है, आपकी लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका काम नहीं है। फिर चाहे आप एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल मास्टर बन के सामने में क्यों ना लेक्चर देती हूँ, मैं अपने लाइफ के डिसीजन उस हिसाब से लूंगी जो मेरे दिल को खुश करेगा। इसलिए नहीं कि मैं ज्ञान भारत चला रही हूं तो नीता को प्रिटेंड करना है। हमको प्रिटेंड नहीं करना है फ्रेंड, हमको अपनी जिंदगी जीनी है। मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं आई हूं, मैं क्यों बार बार बोलती हूँ, मैं नहीं, कोई किसी के अपने हस्बैंड के लिए नहीं आया है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो हम उसको माफ करते जाए। अगर आप इतनी इवॉल्व हैं कि फॉरगिव कर रही हैं तो दैट इज ओके, पर अगर आप सफर कर रही हैं तो उस रिश्ते को काटना जरूरी है। हो सकता है आपका इस रिश्ते से मूव ऑन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है आपकी लर्निंग हो सेल्फ वर्थ करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, जैसे नवनीत ने कहा। हो सकता है आपको सिंगल पेरेंटिंग का लेसन लेना हो, कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कई आत्माएं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है तो वो एक तरीके से ऐसे भी चूज करती है सिंगल पेरेंटिंग करूंगी ताकि मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकूं एक फैमिली के कर्तव्यों के प्रति। या और कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा देख लेती हूँ, मुझे भी याद नहीं आता, मैं लिखी थी याद करके। बहुत सारे हमारे लेसन्स होते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि सोल का क्या है, पर आपको अपने, हाँ, सेल्फ लव भी हो सकता है, सेल्फ वर्थ भी। या कई बार आत्माएं बहुत दब्बू जीवन जीती हैं, कई जन्मों तक के दब्बू 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 दब्बू,
फिर वो एक ऐसा एकदम ट्रिगर करने के लिए ऐसा भी चूज कर सकती, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम, कि ठीक है अब मैं यहाँ पे अपने लिए आवाज उठाऊंगी और इस रिश्ते को किक मार के निकल जाऊंगी। उस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है, जो आपका दब्बू पैटर्न था या जो आपका लोगों को प्लीजर बनने का पैटर्न था। ये पैटर्न होते हैं ना फ्रेंड्स हमारे, तो उसको तोड़ना भी जरूरी है। तो आपको कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है आपकी अवेयरनेस से आएगा, आवेश में नहीं आएगा आपका। तो आपका बहुत हो सकता है इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपने ब्रेकअप चुना हो सकता है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए किया हो। जो भी है आप इसको एक कसौटी के रूप में मानिए, अपने आप से जुड़िए। और मैन के लिए मैं बोलूंगी, जैसे मैंने एक लवर के लिए बताया, एक वाइफ के लिए बताया इनफिडेलिटी का, आखिरी 2 मिनट बस लूंगी फ्रेंड्स। अगर कोई मैन है तो उसको भी अपनी एनर्जी को सेव करके रखना। 2 वुमेन के साथ अगर वो इमोशनली खेल रहा है तो वो बहुत बड़े कर्म के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर आप अपनी पुराने प्रेमिका से प्यार करते हैं, आपको शादी के बाद भी रियलाइज होता है कि मैं उसके साथ गलत किया हूं, तभी भी आप अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को समझा के उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप में उतने गट्स नहीं है, साहस नहीं है, तो प्लीज अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ कभी भी इमोशनली एंटेंगल मत बनिए। किसी के भी साथ, किसी भी औरत की रिस्पेक्ट को करना चाहिए और उसके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। और यदि आपको शादी में आप खुश नहीं हैं, आपकी वाइफ आपको आपकी पसंद की नहीं है, या आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि मेरी इससे नहीं बनेगी, आपको किसी और से प्यार हो गया है, तो पहले वो मैन को समझना चाहिए कि ये अट्रैक्शन कौन सा है, क्या फिजिकल है या सिर्फ आप लोग के मन मिलते हैं, एक दूसरे की चॉइसेस मिलती हैं, तो हमको लगता है ना कि हमारा सोलमेट मिल गया, अरे उसको भी वही गाने पसंद है, इसको भी वही पसंद है, हाँ ठीक है ठीक है। तो कहीं माइंड से तो आप लोग मैच नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अगर सोल रेजोनेंस है, अगर आप सोल से उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं किसी नए व्यक्ति के आने पर, तो अपनी वाइफ के साथ खुलकर आप बताइए और ऑथेंटिक बनिए। उसको समझाइए कि हमारा रिश्ता प्यार में नहीं है और अब हम और अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते इस रिश्ते के साथ। उसके साथ एक दोस्ती के साथ उस रिश्ते को खत्म करिए, लड़ झगड़ कर नहीं, उसको अब्यूज करके नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्ट ऑथेंटिक बन के आप उसके साथ करिए। और यदि आप इन सब चीजों से, कई लोग हैं जो दूसरे नए लोगों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, तो मैं उन लोगों को कहूंगी कि फ्रेंड्स, अगर दो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इस रिलेशनशिप में जाते हैं और सेक्स करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कर्मा हो, पर हाँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी ग्रोथ को रोकता है। तो लॉयल बनिए अपने हस्बैंड के प्रति। यदि किसी से प्यार करते हैं तो बिल्कुल खुल के बात करिए और चीट मत करिए। और क्योंकि जो गिल्ट होगी ना, वो फ्रेंड्स आपकी मृत्यु के समय आपको बहुत दुख देके जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे हाथों में हाथ रहे मेरे हस्बैंड का, मैं आंख से आंख मिला के अपने हस्बैंड से जा सकूं कि मैंने उसके साथ कभी कोई गलत चीज नहीं की। ऐसा ही हमको जाना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक। अगर हम ऑथेंटिक अपने आप के साथ रहेंगे, तभी हम अपने हस्बैंड के साथ या अपने दूसरे रिलेशन के साथ भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक आखिरी 1 मिनट में लूंगी। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं लिख के रखी हूँ, पर अभी टाइम नहीं है। थैंक यू दृष्टि जी। अगर आप लोग को सफरिंग है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, मैं अभी इसलिए नहीं पोस्ट की थी क्योंकि अपनी सेशन की इंपॉर्टेंस बना के रखनी चाहिए ना। इसके तुरंत बाद में 2-3 मैसेज डालूंगी, आप पढ़िएगा, वो कितने बेहतरीन है कि आप अगर सफरिंग कर रही हैं तो आप सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को, पॉजिटिव लोगों को चूज करिए। एक मेरी फ्रेंड थी जिसको हस्बैंड छोड़ के चले गए, तो मेरे को बोलती कि नीता मैम, मेरे ना सब फ्रेंड लोग मेरे को वही मिलते हैं जिनको सॉरी नहीं, मतलब मेरे को ऐसे फ्रेंड मिलते हैं कि जो बिट्रेड है और उनको ये सफरिंग है। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तुम जिस वाइब्रेशन में हो उसी वाइब्रेशन में तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट फ्रिक्वेंसी। तो तुम्हारे पास आ भी रहे ना, तो तुम उनके साथ बैठा मत करो बेटा, ज्यादा उनको एंटरटेन मत किया करो।
पॉजिटिव लुक के साथ हमको बैठना है, वही हमारे वाइब्रेशन को निर्धारित करते हैं। मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करिए, म्यूजिक खासकर जो उदासी वाले हैं, जो धोखे वाले हैं, जो जुदाई वाले हैं, जो अबेंडन बिट्रे, समझ गए ना, वो बहुत हमारे हिंदी बॉलीवुड में तो गाने भरे पड़े हैं, उन गानों को बिल्कुल भी मत सुनो। जितना आप सुनोगे उतना आप फील करोगे, क्योंकि हमारा मेंटल रिदम हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जैसे आप फील करोगे, आप सुनिए ना कोई दुख वाला सुनिए, ओ बिल्कुल आप दुखी हो जाएंगे। आपने वो फील किया, आपने वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट किया, दुख को ही आप अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको दुखी करे। तो म्यूजिक पे बहुत ध्यान रखिए, पूरे टाइम लव के अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल, लव यू जिंदगी वगैरह अच्छी अच्छी चीजें सीखिए। और इनसे जो धोखे वाले और इनसे जो चीजों के जो प्रोग्राम है उनको देखिए भी मत। वो कहते हैं वाइब्रेशन, जो भी क्वांटम फिजिक्स का ये रिसर्च है ना, जो मैं अभी आप लोग के सामने शेयर करूंगी, कि जो आप प्रोग्राम देखते हैं वो आपका माइंड समझने लग जाता है कि हाँ ये तो रियलिटी में सही में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, दूसरों के साथ भी ऐसा हो रहा है, होता ही यही है। तो वो आपके वाइब्रेशन को वैसा ही ट्यून कर देगा। आप वर्ड्स के प्रति बहुत अवेयर रहिए। अगर आपको धोखा मिला है, कुछ भी मिला है, तो बहुत प्यारे मैसेज लिख रहे हैं यूट्यूब में, मैं देख रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वर्ड्स के प्रति आप ध्यान रखिए। अगर आपके लवर ने, आपके हस्बैंड ने छोड़ के गए तो उसके लिए कोई भी गलत वर्ड्स को यूज मत करिए, ड्रामा क्रिएट मत करिए। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, याद रखिए आपके कहने पर ही हो रहा है। डायरेक्टर आप ही हैं, एक्टर भी आप ही हैं। और ग्रैटिट्यूड रखिए। आप कहेंगे कि इतनी पेनफुल चीजों में क्यों ग्रैटिट्यूड, कैसे रख पाए? मैंने क्या कहा, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अगर अपनी लाइफ में से इस प्यार वाले एपिसोड को निकाल दो तो बहुत सी चीजें हैं। आपके पास शेल्टर है, घर है, पैसा है, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, आपकी ब्यूटीफुल बॉडी है, सब कुछ तो है आपके पास। सिर्फ एक आदमी नहीं रहने से क्या आप इनकम्प्लीट हो जाएंगे? तो ग्रैटिट्यूड उस यूनिवर्स के लिए कि आपको इतना कुछ दिया। अगर एक चीज की कमी किया है तो वो आपकी कसौटी है, जिसमें खरा उतरना आप पे निर्भर करता है। तो चलिए, शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।